सोचिए उस पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने अपनी पत्नी की जलती चिता में अपने बेटे का फोटो भी फेंक दिया। जब गांव से बेटे का संदेश आया तो पिता ने जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप कहा, समाप्त। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक पिता ने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के साथ साथ अपने जिंदा बेटों का भी श्राद्ध कर दिया। एक ऐसी कहानी जो आपको रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। देखिए कैसे एक पिता का श्राप बेटों की चमचमाती जिंदगी को राख में बदल देता है। रात भर हरिशंकर जी और सरला देवी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। दोनों बस दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरों को घूरते रहे, कोई कब आ गया, जैसे अपनी पूरी जिंदगी से विदा ले रहे हूं। सुबह हुई, लेकिन घर में वो पुरानी वाली महक नहीं थी। बाहर खेतों में मोर की आवाज आ रही थी, सिसाता, लेकिन हरिशंकर जी को आज वो भी शोर लग रही थी। सरला देवी जो रोज सुबह 4 बजे उठकर घर के चूल्हे पर चाय चढ़ाती थी और पूरे घर में धूप की खुशबू फैलाती थी, आज बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उन्हें डर था कि बाहर निकलते ही फिर वही ठंडी नजरें, वही कटु शब्द सुनने को मिलेंगे। जैसे तैसे सरला देवी ने हिम्मत बांधी और रसोई की ओर बढ़ी। वो सोच रही थी कि बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बना दें, शायद रात की कड़वाहट इस सुबह की रोटी में घुल जाए। लेकिन जैसे ही वो रसोई के दरवाजे पर पहुंची, गया कि बड़ी बहू राधा ने उन्हें रोक लिया। राधा अलमारी से कुछ निकाल रही थी और सरला देवी को देखते ही उसका मुंह बन गया। मां जी आप रहने दो, राधा ने बेरुखी से कहा। अब आप सुबह आ रहा है, अब आपको रसोई में हाथ जलाने की जरूरत नहीं। वैसे भी ये घर अब कुछ दिनों का ही मेहमान है, हम बाहर से खाना मंगवा लेंगे। आप और पापा जी अपने कमरे में ही रहो, आज जमीन का सौदागर आने वाला है। हम नहीं चाहते कि उसके सामने आप लोग कोई पुरानी कहानी लेकर बैठ जाओ। सरला देवी के कदम वहीं थम गए। जिस रसोई को उन्होंने 35 साल तक अपने हाथों से संभाला था, आज वहां उन्हें बोझ कहा जा रहा था। वो बिना कुछ बोले सिर झुकाकर वापस मुड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें गिरने नहीं देना चाहती थी। चूशपा मारी थी, क्योंकि अब उन आंसुओं की कीमत कोई नहीं समझता था। करीब 10 बजे घर की घंटी बजी। ये वो घंटी थी जिसे सुनकर कभी हरिशंकर जी खुशी से दरवाजा खोलते थे, सोचकर कि कोई रिश्तेदार आया होगा। लेकिन आज वो घंटी किसी खतरे की तरह लग रही थी। विवेक ने दरवाजा खोला। सामने एक जमीन का दलाल खड़ा था, मोटी मूंछें, हाथ में कागजों की फाइल और चेहरे पर एक चालाक मुस्कान। हरिशंकर जी अपने कमरे की खिड़की से सब देख रहे थे। दलाल अंदर आया, लिहाना साहब दवाइया मान, लेकिन उसने चप्पल नहीं उतारी। वो गंदी चप्पलों समेत उस फर्श पर चढ़ गया जिसे सरला देवी रोज पोछा लगाती थी। विवेक और अजय उसके पीछे पीछे चल रहे थे, जैसे वो कोई बड़ा अधिकारी हो। दलाल ने घर की दीवारों को ठोक कर देखा, जैसे किसी पुरानी चीज को परख रहा हो। यह पुराना निर्माण है, दलाल ने मुंह बनाकर कहा। दीवारें कमजोर हैं, जो भी लेगा इसे गिराकर नया बनाएगा। गिराने का खर्च अलग, इसलिए मैं ज्यादा दाम नहीं दे सकता। यह सुनते ही हरिशंकर जी के दिल पर जैसे बिजली गिरी। गिराना पड़ेगा? जिस घर की एक एक ईंट उन्होंने खेतों में मजदूरी करके जोड़ी थी, जिसमें उनके बच्चों की हंसी गूंजती थी, उसे कोई गिराने की बात कर रहा था और उनके बेटे चुपचाप सिर हिला रहे थे। अजय ने तो यहां तक कह दिया, हां जी हमें पता है, आप बस सौदा पक्का करो, हमें जल्दी निकलना है। यह पुराना कबाड़ वैसे भी किसी काम का नहीं। हरिशंकर जी से रहा नहीं गया। वो लाठी टेकते हुए कमरे से बाहर आए। उनकी आवाज कंपा रही थी। कबाड़? अजय, तुझे ये घर कबाड़ लगता है? अरे इसी आंगन में तूने चलना सीखा था, इसी छत पर हम सर्दियों में अलाव जलाकर सोते थे। बेटा, ईंटें टूट सकती हैं या हा नहीं है, लेकिन यादें नहीं। दलाल ने अजीब नजरों से हरिशंकर जी को देखा और फिर विवेक की तरफ मुड़कर हंसा। लगता है बूढ़े साहब को घर से बहुत लगाव है। देखो विवेक जी, भावनाओं से बाजार नहीं चलता। अगर बेचना है तो बोलो, वरना मेरे पास और क्लाइंट हैं। विवेक ने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती कुर्सी पर बिठा दिया। उसका स्पर्श सख्त था। पापा प्लीज, विवेक फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज में धमकी थी। सौदा मत बिगाड़ो, चुपचाप बैठो। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। आज हरिशंकर जी का अपना खून उनके आंसुओं का सौदा कर रहा है। क्या आज के समय में माँ बाप की कीमत सिर्फ संपत्ति तक रह गई है? अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए
और ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो। हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो समाज का आईना दिखाती हैं। आपका एक लाइक हरिशंकर जी के दर्द को दुनिया तक पहुंचाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। दलाल के जाने के बाद घर का माहौल और ज्यादा भारी हो गया। दोपहर का वक्त था लेकिन घर में चूल्हा नहीं जला। टेबल पर कुछ कागज रखे थे, बिक्री के दस्तावेज, सेल डीड। अजय कलम लेकर हरिशंकर जी के पास आया। पापा साइन कर दो, एडवांस का चेक मिल गया है। हरिशंकर जी ने उन कागजों को देखा। अक्षर उनकी आंखों के सामने नाच रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो घर बेचने के कागज पर नहीं, अपने पन्ने ने साइन नहीं, अपनी मौत के वारंट पर साइन कर रहे हैं। उन्होंने कलम उठाई लेकिन हाथ इतना कांप रहा था कि लिख नहीं पाया। मुझसे नहीं होगा। हरिशंकर जी ने कलम रख दी। मैं जीते जी अपना घर नहीं बेच सकता। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। तुम लोग जाओ अमेरिका, हमें यहीं रहने दो। हम जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे। तभी छोटी बहू मनीषा, जो अब तक चुप थी, जोर से बोली, गुजारा कर लेंगे? कैसे? बीमारी में दवा कौन लाएगा? गिरे तो उठाएगा कौन? हम नहीं चाहते कि कल रिश्तेदार फोन करके कहें कि तुम्हारे माँ बाप अकेले तड़प रहे हैं। हमारी भी समाज में इज्जत है। चुपचाप साइन करो और हमारे साथ चलो। हमने शहर के बाहर जो छोटा सा कमरा देखा है वो आपके लिए ठीक है। सरला देवी, जो अब तक खामोश थी, अचानक बोल पड़ी, इज्जत? तुम्हें समाज की इज्जत की फिक्र है मनीषा, और जो इज्जत तुमने अभी उस दलाल के सामने हमारी उतारी, उसका क्या? हमने तो सोचा था कि बुढ़ापे में बेटे सहारा बनेंगे, लेकिन तुम तो हमें ही तोड़ रहे हो। विवेक ने गुस्से में टेबल पर हाथ पटका। बस बहुत हो गया, इमोशनल ब्लैकमेल बंद करो। पापा, अगर आज साइन नहीं किए तो हम अभी घर छोड़कर जा रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। फिर सड़ते रहना इस पुराने महल में अकेले। बेटे की यह धमकी हरिशंकर जी के लिए तीर की तरह थी। वो जानते थे कि यह सिर्फ धमकी नहीं, सच है भैया, बमंगी नहीं, सच है। एक पिता सब सह सकता है, लेकिन औलाद से हमेशा दूर होना नहीं। एक तरफ उनका आत्मसम्मान था, आसामान था, दूसरी तरफ पुत्र मोह, और हमेशा की तरह पिता का दिल हार गया। हरिशंकर जी ने दोबारा कलम उठाई। उनकी आंखों से एक आंसू टपका और सीधे कागज पर गिरा जहां साइन करना था। आंसू के गीले निशान पर कांपते हाथों से उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार पर हस्ताक्षर कर दिए। विवेक ने झट से कागज छीन लिए, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, लेकिन हरिशंकर जी की नजरें झुक गईं। उन्हें लगा कि आज उन्होंने सिर्फ घर नहीं बेचा, बल्कि अपनी और सरला की आत्मा को बेच दिया है। उस रात घर में जश्न था। बेटों ने बाहर से महंगे पकवान मंगवाए थे। वो अमेरिका जाने की, डॉलर कमाने की बातें कर रहे थे, और दूसरे कमरे में हरिशंकर जी और सरला देवी पुराने बक्से में कपड़े पैक कर रहे थे। हर कपड़े से एक याद जुड़ी थी। सरला देवी ने एक पुरानी शॉल निकाली जो हरिशंकर जी ने उनकी 30वीं सालगिरह पर दी थी। उन्होंने उसे सीने से लगाया और हरिशंकर जी की तरफ देखा। सुनिए, उस छोटे कमरे में जहां ये हमें भेज रहे हैं, वहां हमारे पुराने तुलसी के पौधे की जगह होगी। हरिशंकर जी ने खिड़की से बाहर देखा, जहां बगीचे में बरसों पुराना आम का पेड़ खड़ा था। उन्होंने रुंधे गले से कहा, सरला, जहां जड़ें ही उखाड़ दी गई हों, वहां तुलसी कैसे उगेगी? हम वहां सिर्फ सांस लेंगे, जी नहीं। तभी बाहर से राधा की आवाज आई, मां जी जल्दी पैकिंग करो। वो पुराने सामान और कबाड़ मत ले जाना, वहां जगह कम है, सिर्फ जरूरी चीजें। कबाड़? सरला देवी की शादी की एल्बम, बच्चों के पुराने खिलौने, हरिशंकर जी का पुराना रेडियो, सब राधा के लिए कबाड़ था। उस रात उस भरे पूरे घर में दो बुजुर्ग खुद को अनाथ महसूस कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला कल इससे भी ज्यादा डरावना होगा, जहां उनका अपना बेटा उन्हें ऐसी जगह छोड़ेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन हरिशंकर जी के घर के बगीचे में अंधेरा छाया था। ये वो दिन था जब उन्हें अपने घर से, अपनी यादों से बेदखल होना था। सामान पैक हो चुका था, लेकिन सामान था ही कितना। बेटों का कीमती सामान और गाड़ियां ट्रकों में लद रही थीं। और हरिशंकर जी और सरला देवी के पास सिर्फ 2 पुराने ट्रंक और एक झोला था। 35 साल की गृहस्थी इन 2 ट्रंकों में सिमट गई थी। सरला देवी मंदिर के कमरे में खड़ी थी। वहां अब मूर्तियां नहीं थीं, थी बस वो खाली जगह जहां बरसों से दिया जलता था। उन्होंने जमीन की मिट्टी को माथे से लगाया और बुदबुदाई,
हे भगवान, मैंने सोचा था कि मेरी डोली यहां आई थी, दाद पर यहां आई थी तो अर्थी भी यहीं से निकलेगी, लेकिन आज तो जीते जी ही प्राण निकल रहे हैं। बाहर से कार का हॉर्न बजा। यह विवेक था। मां, पापा जल्दी करो, हमें ट्रैफिक से पहले निकलना है, दलाल चाबी लेने आता होगा। कोई विवेक की आवाज में जल्दबाजी थी, दर्द का कोई निशान नहीं। हरिशंकर जी ने लड़खड़ाते कदमों से मुख्य दरवाजे की ओर देखा। वो नेम प्लेट हरिशंकर निवास जो उन्होंने गर्व से लगवाई थी, आज टेढ़ी लटक रही थी। उन्होंने कांपते हाथ से उसे छूना चाहा, लेकिन अजय ने पीछे से आकर कहा, पापा रहने दो, वो अब दलाल का है, चलो कार में बैठो। हरिशंकर जी ने गहरी सांस ली, जैसे घर की हवा को आखिरी बार अपने फेफड़ों में भर लेना चाहते थे। उन्होंने मुड़कर घर को देखा। वो दीवारें, वो खंभे, वो पेड़, सब उन्हें देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों, हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो। उनकी आंखों से 2 आंसू गिरे और चौखट पर सूख गए। उन्होंने भारी कदमों से कार की पिछली सीट पर जगह ली। सरला देवी उनके बगल में बैठी, साड़ी के पल्लू में मुंह छिपाकर सिसक रही थी। कार चल पड़ी। जैसे जैसे कार गांव से दूर हो रही थी, आत्मा को शायद अम्बी थी। हरिशंकर जी पीछे मुड़ मुड़कर देख रहे थे, जब तक घर नजरों से ओझल नहीं हो गया। पड़ोसी दरवाजों से झांक रहे थे। कुछ की आंखों में दया थी, कुछ के होंठों पर व्यंग्य। एक सम्मानित किसान आज अपने बेटों की कार में कैदी की तरह जा रहा था। सफर लंबा था। गांव की हरी भरी सड़कें पीछे छूटने लगी। उनकी जगह शहर की तंग गलियां, गंदे नाले और फैक्ट्रियां लेने लगी। हरिशंकर जी को लगा शायद कोई छोटा रास्ता होगा, लेकिन जब कार एक पुराने जर्जर इलाके में रुकी तो उनका दिल बैठ गया। यह शहर का बाहरी हिस्सा था, जहां सड़कें कीचड़ से भरी थीं और हवा में केमिकल की बदबू थी। सामने एक पुरानी सीलन वाली 2 मंजिला इमारत थी, जिसका पलस्तर उखड़ा था और जगह जगह फंगस जमा था। हम यहां क्यों रुके? हरिशंकर जी ने अविश्वास से पूछा। विवेक ने कार बंद की और लापरवाही से बोला, हां पापा, शहर के बीच में किराया बहुत महंगा है, यहां शांति है और बजट में है। वैसे भी आपको कहीं जाना तो है नहीं, लोकेशन से क्या फर्क। वह था शांति। वहां गली के कुत्ते भौंक रहे थे और पास की फैक्ट्री से मशीनों की आवाज आ रही थी। सामान उतारा गया। कमरा दूसरी मंजिल पर था, लिफ्ट नहीं। हरिशंकर जी के घुटनों में दर्द था, सरला देवी को सांस की तकलीफ। बेटा, दूसरी मंजिल, हम कैसे चढ़ेंगे? सरला देवी ने ऊपर देखकर कहा। मनीषा ने नाक पर रुमाल रखते हुए कहा, कोशिश करिए मां जी, हर जगह लिफ्ट थोड़ी मिलेगी, धीरे धीरे चढ़ लीजिए। वो चढ़ाई पहाड़ चढ़ने से कम नहीं थी। हर सीढ़ी पर हरिशंकर जी की सांस फूल रही थी, लेकिन शारीरिक दर्द से ज्यादा मानसिक पीड़ा थी। बेटों ने हाथ थामने के बजाय तेजी से ऊपर जाकर दरवाजा खोल दिया। जब हरिशंकर जी और सरला देवी स्थिति हांफते हुए पहुंचे और कमरे में कदम रखा तो उनके होश उड़ गए। वो कोई कमरा नहीं, एक छोटा सा खोखा था। दीवारों पर सीलन के धब्बे थे, बदबू आ रही थी। कोने में छोटा किचन और संकरी टॉयलेट, जिसका दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता था। खिड़की के नाम पर एक छोटी जाली थी, जिसमें जाले लगे थे। ये हमारा घर? सरला देवी की आवाज कांप गई। वो वहीं फर्श पर बैठ गई, पक्के में न्यापाई हुआ देसी, जैसे पैरों में जान न बची हो। अजय ने ट्रंक कोने में फेंकते हुए कहा, देखो जल्दी में यही मिला, अमेरिका जाने की तैयारी में टाइम कम है, इसे साफ कर लो, वह नहीं रहने लायक हो जाएगा। हमने किराया 6 महीने का एडवांस दे दिया। विवेक ने जेब से लिफाफा निकालकर टूटी टेबल पर रखा। पापा, इसमें 5,000 रुपए हैं, राशन, पानी, दवा देख लीजिए। हम अमेरिका पहुंचकर जॉब लगेगी तो और भेजेंगे, अभी हाथ तंग है। 5,000, 2 बुजुर्ग, बीमारियां, अनजान शहर, और सिर्फ 5,000। हरिशंकर जी कुछ बोलना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि इतने में हम जिएंगे या मरेंगे, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उन्होंने बेटों के चेहरे देखे, वहां कोई शर्म नहीं, बस राहत थी। अच्छा, अब हम चलते हैं, फ्लाइट कल की है, पैकिंग बाकी है। विवेक ने घड़ी देखकर कहा। बहुओं ने दूर से हाथ जोड़ लिए। नमस्ते पापा जी, ख्याल रखना। उन्होंने पैर छूने का दिखावा भी नहीं किया। दोनों बेटे और बहुएं मुड़े और सीढ़ियां उतरने लगे। हरिशंकर जी दरवाजे तक आए। उनका मन चीख रहा था, रुको, हमें इस नर्क में मत छोड़ो। लेकिन स्वाभिमान रोक रहा था। वो बस खड़े कदमों की आवाज सुनते रहे, जो हमेशा के लिए दूर जा रहे थे।
नीचे कार स्टार्ट हुई और वो आवाज भी फीकी पड़ गई। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, एक डरावना सन्नाटा। हरिशंकर जी मुड़े और उस बदबूदार कमरे को देखा। सरला देवी फर्श पर बैठी दीवार से सिर टिकाकर शून्य में देख रही थी। हरिशंकर जी उनके पास गए और कंधे पर हाथ रखा। स्पर्श पाते ही सरला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। हमने क्या गुनाह किया था उनका? मैंने अपना पेट काटकर उन्हें पाला, आपने अपनी खेती बेचकर उनकी पढ़ाई की, और सिला ये मिला, इस कोठरी में मरने के लिए छोड़ गए। हरिशंकर जी के पास जवाब नहीं था। वो बस इतना जानते थे कि आज से उनका वनवास शुरू हो गया। एक ऐसा वनवास जिसकी कोई मियाद नहीं, नहीं दी, और लौटने का कोई रास्ता नहीं। अंधेरा घिराया। कमरे में एक बल्ब जल बुझ रहा था। हरिशंकर जी ने उठकर दवाइयों का थैला खोला, लेकिन हाथ कांपने से गोलियां बिखर गईं। उन्हें उठाते हुए उनकी नजर एक पुराने अखबार पर पड़ी। उस पर विज्ञापन था, वृद्धाश्रम जहां अपनों से ठुकराए बुजुर्गों को मिलता है सहारा। हरिशंकर जी ने कड़वी मुस्कान के साथ सोचा, शायद वो आश्रम इस कमरे से बेहतर है। कम से कम वहां कोई झूठा अपना तो नहीं होता। उस रात उस अनजान कमरे में मच्छरों की भनभनाहट और सीलन की बदबू के बीच हरिशंकर जी और सरला देवी भूखे सो गए। न भूख थी, न खाना बनाने की हिम्मत। बस एक सवाल रात भर सीने पर पत्थर की तरह रखा रहा, क्या हम कल का सूरज देख पाएंगे? उस सीलन भरे कमरे में पहली सुबह किसी नए जीवन की तरह नहीं, कुर्बा का अपपादा नहीं, बल्कि सजा के पहले दिन की तरह हुई। जाली से धूप नहीं, मक्खियां और नाले की बदबू आ रही थी। हरिशंकर जी की आंखें खुली तो सरला देवी पहले से जागी थी। वो कोने में सिकुड़ी बैठी थी। उनकी नजर पुराने फोन पर जमी थी। शायद रात भर इंतजार किया कि बेटों का कॉल आएगा। मां, हम पहुंच गए, लेकिन स्क्रीन काली थी। हरिशंकर जी उठने की कोशिश में कमर में दर्द उठा। पतली दरी ठंड से नहीं बचा पाई थी। उन्होंने दीवार का सहारा लिया। प्यास लगी है, सरला देवी ने कहा। मैं नीचे से पानी ले आता हूं, हरिशंकर जी ने खांसते हुए कहा। सरला देवी ने रोका, रहने दो, घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। प्यास तो बुझानी पड़ेगी ना सरला। हरिशंकर जी ने फीकी मुस्कान दी और बोतल उठाकर बाहर निकले। सीढ़ियां उतरते पैर कांप रहे थे। नीचे गली में नल पर भीड़ थी। औरतों की झगड़ा, गालियां, धक्का मुक्की। हरिशंकर जी, जो कभी गांव के मुखिया थे, आज लाइन में सबसे पीछे खड़े थे। बारी आई तो आई तो पानी की धार पतली थी। किसी तरह बोतल भरी और ऊपर चढ़ने लगे। हर सीढ़ी पर बेटों का चेहरा याद आ रहा था। क्या इसी के लिए उन्होंने खुद को खपाया था? ऊपर पहुंचे तो सरला देवी ने पुराने स्टोव पर चाय चढ़ाई थी। दूध नहीं, सिर्फ काली चाय। दोनों ने बिना बोले पी। वो चाय नहीं, उनके हालात का स्वाद थी। दिन बीते, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना। वो 5,000 रुपए रेत की तरह फिसल रहे थे। शहर की महंगाई डायन थी। हरिशंकर जी बाजार जाते, सबसे सस्ती सब्जी ढूंढते। कभी सड़ी गोभी या मुरझाई पत्तियां ले आते, क्योंकि ताजी की कीमत नहीं थी। सरला देवी ने खाना कम कर दिया। मुझे भूख नहीं, वो कहती। हरिशंकर जी जानते थे झूठ है, ताकि उनके लिए रोटी बचे। सरला देवी कमजोर हो रही थी, चेहरा पीला, आंखें धंसी। हर शाम दोनों फोन के पास बैठते। शायद आज कॉल आए, सरला देवी बुदबुदाती। हाँ, विदेश में व्यस्त होंगे, हरिशंकर जी झूठी तसल्ली देते। एक दिन फोन बजा। दोनों के चेहरे चमक उठे। सरला देवी ने कांपते हाथ से उठाया। हेलो, विवेक बेटा, उधर से आवाज आई। हेलो, ये इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूं, आपका पॉलिसी रिन्यू कराना है। सरला देवी का हाथ गिर गया। रॉन्ग नंबर था। वो उम्मीद का दम टूटा तो दर्द गहरा हो गया। वो रो पड़ी। वो हमें भूल गए। हमने उन्हें जन्म दिया और उन्होंने हमें मार दिया। हरिशंकर जी ने सीने से लगाया, लेकिन उनकी आंखें सूखी थीं। आंसुओं की जगह गुस्सा और बेबसी थी। तीसरे महीने की शुरुआत, राशन खत्म। हरिशंकर जी ने अपनी पुरानी घड़ी, रिटायरमेंट की, 200 रुपए में गिरवी रखी। उनसे आटा और सरला देवी की दवा लाए। उस रात गर्मी थी, पंखा नहीं। हरिशंकर जी हाथ से हवा कर रहे थे। सरला देवी बेचैन थी। क्या हुआ, दर्द है? पता नहीं, बायां हाथ भारी लग रहा है, जैसे सुइयां चुभ रही हों, और चक्कर आ रहा है। हरिशंकर जी घबरा गए। पानी पिलाना चाहा, लेकिन सरला देवी निगल नहीं पाई। अचानक उनका शरीर अकड़ गया, मुंह टेढ़ा हो गया। वो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिर्फ आंच का
आ की आवाज, आंखों में डर था। हरिशंकर जी समझ गए कुछ बहुत बुरा हुआ। वो बदहवास बाहर दौड़े। कोई है? मदद करो, मेरी पत्नी। पड़ोस से एक युवक निकला, देखकर बोला, दादा इन्हें लकवा लगा है, डॉक्टर बुलाओ। डॉक्टर? पैसे कहां थे? लेकिन हरिशंकर जी ने नहीं सोचा। गली के क्लिनिक गए। डॉक्टर ने मना किया, रात हो गई, मरीज लाओ यहां। कैसे लाते? दूसरी मंजिल से, बिना लिफ्ट के। हरिशंकर जी वापस आए। युवक के पैर पकड़े। बदा था दाई तुराई आब बस हाई बेटा बाग नीचे उतार। युवक ने मदद की। किसी तरह ऑटो में डालकर सरकारी अस्पताल ले गए। वहां भीड़, गंदगी, डॉक्टरों की बेरुखी। घंटों स्ट्रेचर पर पड़ी रही। डॉक्टर आया, ब्रेन स्ट्रोक, दाहिना हिस्सा काम नहीं कर रहा, महंगी दवाएं चाहिए, 10-15 हजार का खर्च तुरंत। 10,000? हरिशंकर जी की जेब में 80 रुपए थे। उन्होंने डॉक्टर के हाथ पकड़े। साहब पैसे नहीं, लेकिन मेरी पत्नी मर जाएगी, इलाज शुरू करो, मैं कहीं से लाऊंगा। डॉक्टर ने हाथ छुड़ाया। बाबा ये अस्पताल है, दान घर नहीं, पर्ची लो, दवा लाओ। हरिशंकर जी पर्चे लेकर कॉरिडोर में खड़े थे। सरला देवी अंदर बेसुध, बाहर वो भिखारी जैसे। उन्हें विवेक का बैंक अकाउंट याद आया। शायद मुसीबत में बेटा मदद करे। पीसीओ से फोन लगाया, इंटरनेशनल कॉल, महंगी। घंटी बजती रही। अंत में उठा। हेलो? विवेक की आवाज थकी हुई। बेटा, मैं पापा। हरिशंकर जी रो पड़े। बेटा, तेरी मां को लकवा लगा, अस्पताल में है, डॉक्टर पैसे मांग रहे, बस थोड़े पैसे भेज दे, वो मर जाएगी। उधर सन्नाटा। फिर विवेक बोला, ओह पापा, आप लोग चैन नहीं देंगे, मैंने कहा था ना। पैसे नहीं, यहां बिजनेस डाउन है, लकवा उस उम्र में होता ही है, सरकारी इलाज कराओ, फ्री है, मुझे परेशान मत करो, मीटिंग में हूं। खट अरे मार रही। फोन कट गया। हरिशंकर जी रिसीवर लगाए खड़े रहे। जिस बेटे के लिए जवानी जलाई, वो आज मां की जिंदगी के लिए कुछ डॉलर नहीं दे सकता। वो पीसीओ से बाहर निकले। सामने मेडिकल स्टोर, जेब खाली लेकिन आंखों में संकल्प। वार्ड में गए, सरला देवी के पास बैठे, माथे पर हाथ फेरा। सरला देवी की आंखें खुली। सवाल थे। हरिशंकर जी ने झूठ बोला, पहली बार इतना बड़ा। घबराओ मत। विवेक से बात हुई। पैसे भेज रहा है, कह रहा है मां को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आ रहा हूं। सरला देवी की आंखों में चमक, टेढ़े होंठों पर मुस्कान। दर्द से राहत मिली, झूठी उम्मीद से। लेकिन हरिशंकर जी जानते थे कोई नहीं आएगा। वो रात उन्होंने सरला देवी का हाथ थामे फर्श पर बिताई। सुबह तक या पैसे या। और उस ठंडी रात में हरिशंकर जी का पिता मर गया। एक हताश इंसान जन्म। अस्पताल की वो रात हरिशंकर जी की सबसे लंबी रात थी, हर पल युग जैसा। सरला देवी की सांसें भारी, सीने से घरघराहट। हरिशंकर जी ने उनकी उंगलियां कसकर पकड़ी, जैसे ढीली की तो जीवन साथी फिसल जाएगी। सुबह की किरण आई, लेकिन उम्मीद नहीं। सरला देवी की हालत बिगड़ी। डॉक्टर बोला, बाय, दवाएं लाओ वरना बचना मुश्किल। हरिशंकर जी जेब टटोली। 80 रुपए। डॉक्टर से गिड़गिड़ाए, मोहलत दो। डॉक्टर आगे बढ़ गए। हरिशंकर जी आसमान को देखा। भगवान, क्या परीक्षा है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। तभी याद आई, सोने की अंगूठी, शादी की। 35 साल से उंगली से नहीं उतारी। उन्होंने उतारने की कोशिश की, धंसी थी, जोर लगाया, दर्द सहा, निकली। तूफान जिकात नहीं दे के लिए दौड़कर सुनार के पास, भाई बेचो, जल्दी पैसे दो, पत्नी अस्पताल में विषय। सुनार ने परखा, चाचा जिठा ये घिसी है, 5,000 से ज्यादा नहीं। 5,000। हरिशंकर जी रुक गए। बहस का वक्त नहीं। नोट झपटे, दवाएं ली, वार्ड पहुंचे। वहां पर्दा लगा था। हाथ से दवाएं गिर पड़ी, शीशियां टूटी। नर्स आई, नजरें झुका ली। सॉरी बाबा, देर हो गई। हरिशंकर जी ने धक्का दिया, अंदर भागे। सरला देवी शांत लेटी थी, चेहरे पर वो झूठी मुस्कान, आंखें दरवाजे की तरफ। सरला, उठो, दवा ले आया। हरिशंकर जी ने झकझोरा, ठंडे गाल थपथपाए। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वादा किया था, साथ जाएंगे। लेकिन सरला देवी कभी नहीं बोलेंगी। जिस बेटे की राह देखते आंखें पथरा गईं, उसने मरते वक्त सुकून नहीं दिया। वार्ड सन्नाटे में।
दूसरे लोग रो पड़े। एक बूढ़ा अपनी पत्नी की लाश के पास बच्चों जैसे बिलख रहा था। उठो सरला, किससे लड़ूं अब? हम किसके लिए जीऊं? हरिशंकर जी की चीखें दीवारों से टकरा रहीं। वार्ड बॉय आया। बाबा, बॉडी ले जानी पड़ेगी। मुर्दा घर या घर? घर? कौन सा? वो कमरा या वो गांव का घर? हरिशंकर जी के पास लाश रखने की जगह नहीं। एम्बुलेंस, उन्होंने कहा। प्राइवेट लो, 2000 लगेंगे। 2000 अंगूठी के पैसे से बचे थे। कफन, लकड़ी, सामान भी आना था। एक रिक्शे वाले से बात की। रिक्शे वाला हिचका, फिर मान गया। शहर ने शायद यह दृश्य नहीं देखा। रिक्शे पर लाश बूढ़ा कसकर पकड़े। लोग देखते रहे, कोई मदद नहीं। श्मशान पहुंचे। बिजली की चिता खराब, लकड़ी से 4000 का खर्च। पंडित बोला, मुखाग्नि कौन देगा? बेटा? सवाल चुभा। नहीं महाराज, मेरा कोई बेटा नहीं, मैं निस्संतान हूं। मुखाग्नि मैं दूंगा। लोग हैरान। 2 बेटे अमेरिका में और खुद निस्संतान? हरिशंकर जी ने चिता सजाई। हर लकड़ी पर यादें। सरला देवी को पहली बार देखा था, दुल्हन बनी थी। आज कफन में। आग लगाने का वक्त। पंडित मंत्र पढ़े। हरिशंकर जी ने मशाल ली। हाथ कांप नहीं रहे, मुट्ठियां कसी। तभी जेब में फोन बजा। विवेक का। शायद खबर मिली। हरिशंकर जी ने निकाला। स्क्रीन पर प्रेसिपिट बेटा। उन्होंने फोटो निकाला और चिता में फेंक दिया। समाप्त! हरिशंकर जी चिल्लाए। फोटो जलने लगा। सरला देवी की चिता धधक उठी। हरिशंकर जी ने लपटों को देखा और कसम खाई, सरला, आज मैंने सिर्फ तुम्हारा नहीं, उन दोनों बेटों का भी श्राद्ध कर दिया। आज से वो मरे हैं। जिस पैसे के घमंड में ठुकराया, वही उनकी बर्बादी बनेगा। हमारी तड़प उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। चिता जलती रही। हरिशंकर जी राख के पास बैठे रहे जब तक सब खाक नहीं हो गया। अब उनके पास न घर, न पत्नी, न बेटे, न जीने की वजह, बस प्रतिशोध, एक पिता का श्राप। शाम हुई। हरिशंकर जी श्मशान से निकले। आंखों में आंसू नहीं, चेहरा बदला। वो लाचार नहीं, खोने को कुछ न होने वाला इंसान। इंसान सबसे खतरनाक। वो सीधे एक वकील के ऑफिस गए। वही वकील जिसने घर की रजिस्ट्री की थी। हरिशंकर जी को याद था, कागजों में पेंच था, बेटों को नहीं बताया। वकील पांडे ने देखा, राख से सने। हरिशंकर जी, ये हालत। हरिशंकर जी ने मेज पर हाथ रखा, ठंडी आवाज में कहा, पांडे, वो पुराना संदूक निकालो जो मेरे बाबूजी ने रखवाया था। आज ताला खोलने का वक्त है। पांडे ने अलमारी से जंग लगा संदूक निकाला। 20 साल से बंद। हरिशंकर जी ने खोला। अंदर पुराने दस्तावेज। पढ़ो, ऊंची आवाज में, ताकि सरला की आत्मा सुने। पांडे ने पढ़ा। माथे पर पसीना। हरिशंकर, ये तो सब पलट देगा। तुम्हारे बाबूजी की अपत्य असली वसीयत। घर पुश्तैनी है। तुम्हारे बाद ट्रस्ट को दान। बेटे सिर्फ रखवाले, मालिक नहीं। अगर तुम्हारे जीते जी बेचा तो गैर कानूनी धोखाधड़ी का केस। हरिशंकर जी मुस्कुराए, क्रूर मुस्कान। हाँ, बाबूजी जानते थे आने वाली नस्ल कैसी होगी। विवेक और अजय ने धोखे से साइन करवाए, पावर ऑफ अटॉर्नी के, मालिकाना नहीं। दलाल से करोड़ों लिए। फ्रॉड है। पांडे ने फाइल बंद की। अब क्या चाहते हो? हरिशंकर जी झुके, आंखों में देखा। अभी दलाल को फोन करो, कहो सौदा रद्द। असली वसीयत मेरे पास। पैसे वापस मांगे मेरे बेटों से। पांडे ने फोन किया, लेकिन हरिशंकर जी जानते थे दलाल गुंडा है, बेटों को नहीं छोड़ेगा। हजारों मील दूर न्यूयॉर्क के लग्जरी अपार्टमेंट में पार्टी थी। शैंपेन, म्यूजिक। विवेक और अजय दोस्तों के साथ जश्न मना रहे थे। चीयर्स टू न्यू लाइफ। विवेक ने गिलास उठाया। आखिरकार उस पुराने गांव और बूढ़ों की किचकिच से मुक्ति। अब यहां डॉलर कमाएंगे। अजय हंसा। सही कहा, वो 5000 देकर मैंने फर्ज निभाया। अब वो जाने। राधा और मनीषा नए गहने दिखा रही थी। तभी दरवाजा जोर से खटखटाया। विवेक ने खोला। 2 पुलिस वाले और एक भारतीय आदमी, दलाल का गुर्गा। मिस्टर विवेक शर्मा? यस। यू आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। इंडिया से इंटरपोल कंप्लेंट, विवादित प्रॉपर्टी फ्रॉड, बैंक अकाउंट्स फ्रीज। विवेक का गिलास गिरा। क्या? लेकिन पापा ने साइन किए थे। गुर्गा ने फोन दिखाया। स्पीकर पर दलाल की दहाड़। साले, बुढ़े को ठग कर मेरे करोड़ लेकर भागे। असली वसीयत निकली। मकान बिका नहीं, पैसे 24 घंटे में लौटा।
वरना डिपोर्ट होकर आओ, मैं तुम्हारा हाल करूंगा। अजय और बहुएं कांप गए। अकाउंट फ्रीज, क्रेडिट कार्ड बेकार। पापा ने किया? अजय बुदबुदाया। उसे विश्वास नहीं, वो लाचार पिता 7 समंदर पार गर्दन दबोच रहा है। भारत में हरिशंकर जी वकील के ऑफिस से निकले। रात गहरी, वो कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन आज चाल में ताकत थी। कमरे में अंधेरा। फर्श पर बैठे जहां सरला ने दम तोड़ा, वहां उनकी चूड़ी का टुकड़ा। हरिशंकर जी ने उठाया, सीने से लगाया। देख रही हो सरला? उन्हें लगा हम कमजोर, लेकिन नींव हिलाने से इमारत गिरती है। उनकी इमारत गिरनी शुरू हो गई। तभी फोन बजा। अनजान नंबर। पापा बचा लो, पुलिस आई है, दलाल धमकी दे रहा, केस वापस लो। हरिशंकर जी ने गहरी सांस ली, ठंडे स्वर में कहा, मिस्टर विवेक, गलत नंबर। यहां कोई पिता नहीं, वो अपनी पत्नी के साथ मर गया। अब यहां मालिक है और तुम किराएदार भी नहीं। पापा सुनो, हरिशंकर जी ने काटा। सिम तोड़ा, बाही बाह इन तोड़ा, नाले में फेंका। सन्नाटा न्याय का था। हरिशंकर जी लेटे, पेट खाली, लेकिन नींद गहरी। लेकिन कहानी खत्म नहीं। दलाल का गुस्सा फैलेगा। हरिशंकर जी को आखिरी लड़ाई बाकी। ट्रस्ट के लिए न्यूयॉर्क की वो रात नर्क थी। हाथों में हथकड़ियां, लॉबी में पुलिस के जूते, भारतीय दूतावास, इंटरपोल, फ्रॉड, फॉर्जरी। राधा और मनीषा रो रही थी। सर, हमारे पतियों को मत ले जाओ। अधिकारी बोला, मैम वीजा कैंसिल, 48 घंटे में निकलो वरना डिपोर्ट। विवेक ने राधा को देखा, वो आंखों में नफरत। तुम्हारे लालच ने सड़क पर ला दिया। पुलिस गाड़ी में विवेक को पिता का रोता चेहरा याद आया। जैसा बोया, लेकिन देर हो चुकी। भारत में अगली सुबह जंग लेकर आई। हरिशंकर जी ट्रस्ट डीड पढ़ रहे थे। तभी नीचे एसयूवी रुकी। दलाल नाम खान 4 गुंडों के साथ। दरवाजा लात से खोला। हरिशंकर जी डरे नहीं। खान ने कॉलर पकड़ा। बुढ़े, खेल खेला, मेरे करोड़ लेकर बेटे भागे। तू वसीयत का नाटक, पैसा या घर, एनओसी साइन कर वरना गाड़ दूंगा। हरिशंकर जी हंसे, सूखी हंसी। गाड़ दे खान, मैं तो सरला के साथ मर गया, लाश को डर नहीं। खान का हाथ ढीला। उसने ऐसा इंसान नहीं देखा। हरिशंकर जी कॉलर ठीक कर बोले, पैसे नहीं, बेटों के पास थे, अब गए। घर देख, ट्रस्ट के नाम कर दिया, अब अनाथालय बनेगा। खान ने कागज छीना, मोहर लगी। पागल, करोड़ों दान? हां, ताकि कोई हरिशंकर सरला सड़क पर न मरे, बेटे को घमंड न हो। अब ट्रस्ट की संपत्ति छूकर देख, प्रशासन तेरे पीछे। खान पैर पटक कर गया। हरिशंकर जी ने सांस ली। सरला की आत्मा को शांति मिली। 4 दिन बाद दिल्ली एयरपोर्ट। विवेक, अजय, राधा, मनीषा निकले। कोई सामान नहीं, चेहरे लटके। डिपोर्ट होकर आए, पासपोर्ट जब्त। अब कहां? अजय ने पूछा। विवेक बोला, घर। पापा नाराज, लेकिन पापा हैं, मां मानेगी, पैर पकड़ेंगे। जैसे तैसे हरिशंकर निवास पहुंचे, लेकिन बोर्ड लगा, सरला हरिशंकर सेवा आश्रम, वृद्धों अनाथों के लिए। गेट पर ताला, अंदर मजदूर काम कर रहे। विवेक गेट पीटने लगा। काका खोलो, नया गार्ड आया। कौन हो? शोर क्यों? मालिक हूं। पापा कहां? कोई मालिक नहीं, ट्रस्ट है। हरिशंकर जी यहां नहीं रहते, उसी दिन गए जब तुमने निकाला। कहां? गार्ड ने पर्ची दी। भिखारी आए तो ये देना पर्ची। मुझसे मिलने मत आना, मैं उस श्मशान में हूं जहां तुम्हारी मां की राख ठंडी नहीं हुई। हिम्मत हो तो वहां मां से माफी मांगो, लेकिन दरवाजे बंद हैं, इस दुनिया के और उसकी भी। विवेक घुटनों पर गिरा, कानों में मां की पुकार, बेटा आह की, गले लग जा। अब गेट था, पड़ोसी देख रहे। कल शान देखते थे, आज सड़क पर। तभी अजय ने विवेक का गिरेबान पकड़ा। तेरी वजह से बर्बाद। दोनों लड़ने लगे। बहुएं कोस रही थीं, घर खड़ा देख रहा था। मैं प्यार से बना, लालच से नहीं। शाम, हरिशंकर जी श्मशान के कोने में। सामने नदी, सरला की फोटो निकाली। देखा सरला, न्याय हुआ, लेकिन जीत नहीं, हार है। पिता की, परिवार की। फोटो रखी, लाठी उठाई। नई जिंदगी शुरू, अनाथों के लिए। पीछे नहीं मुड़े। रिश्ते ऐसे टूटते हैं कि कड़ियां नहीं मिलती। रात गहरी, आश्रम गेट पर विवेक,
अजय, राधा, मनीषा बैठे, भूख हैंठन। कल 5 स्टार, आज भिखारी के थैले पर नजर। मनीषा का सब्र टूटा, गले की चेन नोची, नकली असली वकीलों को गई। मुझे नहीं रहना, मायके जा रही। अजय ने रोका, बेइज्जती होगी। इतनी काफी नहीं। मनीषा ने झटका, ऑटो रोका, बालियां दी, चली गई। राधा ने भी वैसा किया। शादी स्टेटस से की, अब तुम भिखारी, गुड बाय। अब 2 भाई। भैया अब क्या? अजय रोया। विवेक ने जेब टटोली, घड़ी उतारी। बेचकर खाते हैं। चोरी के बाजार गए, लाखों की घड़ी, 500। डर से ले लिया। ठेले से खाना खाया, पार्क की बेंच पर सोए, मच्छर नोचते। अजय रोया। पापा सही कहते थे, हम नींव हिलाए, मलबे में दबे, मां याद आ रही। विवेक आसमान घूरता, उसे फोन काटना याद। परेशान मत करो, आज दुनिया परेशान कर रही, भागने की जगह नहीं। दिन नरक जैसे। 500 खत्म। नौकरी तलाश, लेकिन केस की वजह से नहीं मिली। पासपोर्ट जत भोई शायद शहर छोड़ नहीं सकते। अजय को ढाबे पर बर्तन धोने का काम। ए छोटू तेज। मालिक ने थप्पड़ मारा। MBA वाला झूठी प्लेटें साफ कर रहा, हाथ छाले, आंसू पानी में। विवेक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट ढोता, जिम वाला 20 ईंटें सिर पर, कमर टूटती। दोपहर ब्रेक में पेड़ तले सूखी रोटी। एक बुजुर्ग मजदूर आया। क्या हुआ बेटा, नए लगते हो? विवेक बोला, हां काका, पहले राजा था, मां बाप को निकाला, अब रंक। बुजुर्ग हंसा। भगवान मां बाप चेहरा बताता है। 2 तरह के भिखारी, पैसे वाले और दुआ वाले, दूसरे को ठोकर मिलती। विवेक रोया, रोटी छोड़ी, चला, माफी की इच्छा। पता लगाया, आश्रम पहुंचा, खंभे पीछे छिपा। हरिशंकर जी बच्चों को खाना खिला रहे। बच्चे परे दादाजी कह लिपटते। विवेक का मन हुआ पैर पकड़े, तभी खान आया। धमकी, आज रात यह आश्रम श्मशान बनेगा। खान गया। हरिशंकर जी चिंतित। विवेक कांपा, पिता की जान खतरे में। भागे या लड़े? मुट्ठी भींची। जीते जी दुख दिया, नहीं बहादुर दिया, मरने नहीं दूंगा। अंधेरे में गया अजय को लाने। आज युद्ध प्रायश्चित का। रात सन्नाटा, शहर सोया, आश्रम में मौत का साया। विवेक और अजय गली मुहाने पर। अजय डरा, भैया हथियार होंगे। हम कैसे? विवेक बोला, मां को हमने मारा, आज पापा को कुछ हुआ तो लाश रहेंगे। लड़ना बोझ उतारने को, मरे तो गद्दार नहीं। अजय ने ईंट उठाई। चलो। दबे पांव दीवार पीछे छिपे। आंगन में लालटेन। हरिशंकर जी चारपाई पर तारे देख रहे, शायद सरला को ढूंढते। जीप आई, 4 साए। खान आगे, पेट्रोल कैन, गुंडे, रॉड, लाठी। हरिशंकर जी उठे, लाठी उठाई। कौन? खान हंसा, पहचाना? मेरा फैसला आज। पेट्रोल छिड़का। जलाकर क्या मिलेगा? पाप बढ़ेगा। पाप रख, आज बिल्डिंग तू जलेगा, एक्सीडेंट लगेगा। गुंडा माचिस निकाला। हरिशंकर जी रोके, गुंडे ने लाठी पैरों पर मारी। हरिशंकर जी गिरे। पापा अरे पंपटई बाय। चीख। ईंट गुंडे के हाथ पर, माचिस गिरी। खान चौंका। कौन? विवेक। अजय कूदे, कमजोर लेकिन पागलपन। विवेक गुंडे पर झपटा, मेरे बाप को मत छू। अजय खान के सामने, चले जाओ, शोर मचा दूंगा। खान हंसा, भगोड़े बेटे, अच्छा पूरा परिवार जले, मारो। लड़ाई, असमान, लाठियां बरसी। रॉड विवेक के सिर पर उठाउन, लेकिन गिरा नहीं। गुंडा पटका, अजय को घूंसा, गिरा। गिरते खान के पैर में दांत गड़े। ठोकर। अजय हरिशंकर जी पास। हरिशंकर जी सन्न, बेटे जान दे रहे, मारो। खान चिल्लाया। विवेक घायल, आई बहुत ही घायल। हरिशंकर जी पर ढाल बना। पापा पीछे। पीठ पर वार, चीख। सायरन बजा। पड़ोसी ने कॉल किया। खान घबरा, भागो। गुंडे भागे। सन्नाटा, क्राह। हरिशंकर जी उठे, लालटेन डाली। विवेक खून सन्ना, अजय होठ फटा। रोहन, नहीं विवेक। हरिशंकर जी बुदबुदाए। विवेक रोया, सिर पैरों पर। अजय भी, माफ करो मालिक, नौकर रहने दो। हरिशंकर जी की आंखों से धार। हाथ जले, शरीर कमजोर।
3 साल से गंदे काम, बाहर सोए। दोस्तों, इस भावुक पल में सवाल, क्या पछतावा पाप धोता है? अगर विवेक अजय का प्रायश्चित सच्चा लगता है, तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक से दुआ दो। आपका सपोर्ट ऐसी कहानियां लाता है। हरिशंकर जी ने धोती फाड़ी। विवेक सोचा घाव पूछेंगे, लेकिन हरिशंकर जी अपनी चोट साफ करने लगे। बेरुखी दर्दनाक। उठो, कठोर स्वर। पापा, उठो और जाओ, उंगली गेट की तरफ। लेकिन हमने जान बचाई। किस लिए? कल फिर निकालो। नहीं, हम बदल गए। लालटेन करीब, खून से पाप नहीं धुलते, आत्मा के घाव गहरे। शुक्रिया बचाने का, लेकिन बेटे नहीं। मेरे बेटे सरला के साथ मरे। जेब से 100 रुपए फेंका। मजदूरी, चौकीदारी की, इलाज करो, जन दोबारा मत आना। विवेक अजय नोट देखते रहे। पुलिस सायरन, भागो, जेल जाओगे। हरिशंकर जी मुड़े। बेटे लंगड़ाते अंधेरे में गए। हरिशंकर जी चारपाई पर। कदम दूर होते ही चेहरा हाथों में रो पड़े। नाटक किया पत्थर का, अंदर लहूलुहान। सरला, देखा, जान बचाई। मन किया गले लगाऊं, लेकिन चिता की आग रोकती है, माफ नहीं कर सकता। शम्मदी सास उस रात आंगन में 2 खून, शरीर का, रिश्तों का, दोनों सूखने वाले नहीं। समय गुजरा, 3 साल। हरिशंकर निवास अब आश्रम, शहर में चर्चा। हरिशंकर जी 70 पार, शरीर जवाब दे। कमर झुकी, आंखें धुंधली, हाथ कांपते, लेकिन रूह सुकून। वादा निभाया। सरला का नाम अमर। आश्रम में सेवक, लेकिन 2-3 साल से गंदे काम करते। सुबह 4 बजे सफाई, कपड़े धोना, टॉयलेट। रात गेट बाहर दरी पर सोते। नाम नहीं राम, मान पिछे कर महम। राम और श्याम, सिर झुकाकर काम। चेहरे काले, कपड़े मैले, हाथ छाले। ये विवेक अजय थे। उस रात दुत्कार के बाद गए नहीं। कसम, प्रायश्चित बिना पहचान। अपने घर में नौकर बने। एक दिन हरिशंकर जी को दौरा। हड़कंप, डॉक्टर बिस्तर पर सांसें गिनते, आंखें ढूंढती। पानी, सेवक ने गिलास लगाया। हाथ कांपते, आंसू गिरा। हरिशंकर जी ने स्पर्श जाना, हाथ पकड़ा। कौन? सेवक छुड़ाना चाहा। कौन हो? चेहरा पास, दाढ़ी, गाल पिचके, निशान 3 साल पुराना। विवेक घुटनों पर, सिर पैरों पर। अजय भी, माफ करो, नौकर रहने दो। हरिशंकर जी रोए, जिन्हें एसी की आदत, बाहर सोए। दोस्तों, क्या सच्चा पछतावा माफी लायक है? अगर हां, तो चैनल 007 के VS2 को सब्सक्राइब करो, लाइक दबाओ, घंटी ऑन करो। ऐसी कहानियां समाज बदलती हैं। आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ाता है।